न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर नंबर थर्ड, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे साथ आप बनाना। 20 के 20 क्वेश्चन को मेरे से पहले वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना और देखना कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना आता है, जस्ट लाइक अ टेस्ट। और ध्यान से क्लास, जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, गलत जा रहे हैं, डाउट लग रहा है क्लास, उसको लिख के रख लो बिफोर एग्जाम, बस आप उसी क्वेश्चन को रिवाइज करके जाना। स्टार्ट करते हैं क्लास, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी विद द गवर्नमेंट इन ईयर 2016। 8 नवंबर 2016 जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, 500,000 के नोट बंद कर दिए सरकार ने, वो लीगल टेंडर नहीं रहे, तो उसका मेन मोटो क्या था? करप्शन को रिड्यूस करना, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना, इंक्रीज इन टैक्स बेस थ्रू फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद से बैंक खाते खोले गए, जनधन योजना आई, लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हुआ और जनधन योजना के थ्रू। और दूसरी बात, लोगों ने अपना बैंक खाता खुलवा के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करना स्टार्ट किया, कैशलेस इकोनॉमी को एक प्रमोशन मिला। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कैश ट्रांजेक्शन नहीं, ये मोटो नहीं था। मोटो इसका विपरीत था कि वॉल्यूम ऑफ कैश ट्रांजेक्शन कम करना। कैश में चोरी होती है, कैश में टैक्स इवेजन होता है। अगर मैं किसी से कैश ले रहा हूं तो इस सरकार को नहीं पता, लेकिन अगर मैं बैंक अकाउंट में ले रहा हूं तो बैंकिंग के थ्रू वो क्लास सरकार को पता चलता है। तो ये सरकार का मोटो नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग changes was not a part of industrial sector reforms under the liberalization? Not a part of industrial sector reforms से कौन सा पार्ट नहीं है? डी रिजर्वेशन ऑफ वेरियस गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हाँ, बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट को रिजर्व कर रखा था सरकार ने, उनके लिए वो रिजर्व कर दिया। गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटी फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। नहीं यार, ऐसा नहीं है। सरकार सिर्फ नेसेसरी गुड्स की वैल्यू रखती है, सारे प्राइस की नहीं रखती, ठीक है। लाइसेंस पॉलिसी खत्म कर दिया, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। तो ये करेक्ट है क्लास, पब्लिक सेक्टर की लिमिट्स कम कर दी। पब्लिक सेक्टर में पहले बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे, उसे घटा दिया गया और लाइसेंस पॉलिसी को एंड कर दिया गया। तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है, जो कि क्लास नहीं है पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। Which of the following strategies were used to promote globalization? Increase in the equity limit for foreign investment, correct है। Partial convertibility rupee was allowed, ये भी ठीक है। Reduction in tariff, tariff और नॉन टैरिफ बैरियर भी हटा दिए। ये सारे पॉइंट ठीक है। अगर आपको दो भी सही लग रहे हैं तो आप ऑल ऑफ दीज पर टिक कर देना, जो कि ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रैटेजीज है। तो ये करेक्ट है, डी ऑप्शन फोर्थ। Read the following statements carefully. आपको बताना है स्टेटमेंट वन, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग हब इन द वर्ल्ड, करेक्ट है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन बाय इंडिया एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो ऑब्वियसली क्लास, स्किल्ड मैन पावर इंडिया में बहुत सस्ते रेट पे मिल जाते हैं, इसकी वजह से इंडिया से काम कराना लोग पसंद करते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत कम खर्चे में काम हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट लगाओ ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेफर्ड टू एज अ प्राइवेटाइजेशन? किसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन नहीं कहेंगे? स्ट्रेटेजिक सेल। अच्छा, स्ट्रेटेजिक सेल होती क्या है? जब कोई कंपनी 50% या उससे ज़्यादा स्टेक सरकारी कंपनी प्राइवेट ओनरशिप में दे देती है, प्राइवेट लोगों के हवाले कर देती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। एक माइनॉरिटी सेल होती है जो कि 49% या उससे कम की होती है। आपको पता है, आधी आधी वोटिंग के लिए 50%, 49 उससे कम अगर है, 50 उससे ज़्यादा तो स्ट्रेटेजिक सेल, 49 या उससे कम तो क्या होगा? माइनॉरिटी सेल। तो स्ट्रेटेजिक सेल किया तो ऑब्वियसली क्लास ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही आता है। स्ट्रेटेजिक सेल इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन करना, नॉट रेफर टू प्राइवेट। तो ये क्लास पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन करना प्राइवेटाइजेशन कैसे हो सकता है? तो उल्टा है ना, तो नॉट। ये पब्लिक सेक्टर को कम करना, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ये करेक्ट है। पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट खत्म करना और ओनरशिप खत्म करना या कम करना सरकारी कंपनियों का, तो ये भी करेक्ट है। ए सी डी जो है वो क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेफर्ड टू प्राइवेटाइजेशन, तो बी जो है ये ए सी डी प्राइवेटाइजेशन है, तो बी जो है क्लास वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग changes is not a sequence of consequences of फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म? तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या था? नए बैंक खोले गए, आरबीआई रेगुलेटर के साथ साथ फैसिलिटेटर बना, शेयर्स परसेंटेज बढ़ गए बैंकिंग सेक्टर इन्वेस्टमेंट में। स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक, करेक्ट है क्लास। स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक आने लगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स बैंक, वो भी बढ़ गई क्लास, अभी बताया था मैंने। आरबीआई इज नॉट कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक, ये उल्टा है, आरबीआई का आज तक कंट्रोल है, तो ये सी पॉइंट गलत है। Not a consequences. Foreign institutional investors FII are allowed to invest in Indian financial market. FII बेसिकली समझो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो सी का, सॉरी ये छठे का कौन सा टिक लगाया हमने? ये सी ऑप्शन, ठीक है, ए नहीं है, ध्यान रखना। छठे का सी, सिक्स का सी ऑप्शन करेक्ट है।
अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर? 1991 में कितनी इंडस्ट्री क्लास पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी? 1991 में कितनी इंडस्ट्री क्लास? 8 इंडस्ट्री जो है 1991 में रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। कितनी क्लास इंडस्ट्री? 8। अब 17 वतरा मत बताने लग जाना, वो क्लास 1956 का है, ठीक है, तो 19 इसमें 8 आएगा। 8th, मुद्रा बैंक, ठीक है, was set up to cater the credit need of which of the following? तो मुद्रा बैंक जो है किनकी क्रेडिट नीड को पूरा करता है? ठीक है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये होता है क्लास मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। और मुद्रा बैंक बेसिकली माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए था, लार्ज एंटरप्राइज के लिए नहीं था। ध्यान, मुद्रा बैंक किसके लिए था क्लास? सेटअप किया गया था इनकी मदद करने के लिए। इनकी जो माइक्रो यूनिट्स है ना, छोटी छोटी कंपनियां, छोटी छोटी फर्म, छोटी छोटी एंटरप्राइजेस, उनकी मदद करने के लिए मुद्रा बैंक लॉन्च किया गया था, मतलब आया था मुद्रा बैंक। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन क्लास, जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 और डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर, इसे सीए डे भी बोला जाता है, और 8 नवंबर 2016, बी ऑप्शन करेक्ट है। 1 जुलाई 17, 8 नवंबर 16। Next, in the post-reforms period, India has become a destination of global outsourcing due to, अभी मैंने बात की थी availability of skill labor, बट आगे पढ़ना, इसको टिक मत कर देना, availability of labor at low wage, development of IT sector, या all of these। तो क्लास ये तीनों ही है, तो हर एक तीनों चीज़ों की वजह से क्लास जो है IT सेक्टर हमारा आज डेवलप कर रहा है, स्किल्स लेबर हमको सस्ते रेट पे बाहर लोगों को मिल रहा है, तो इसका ऑल ऑफ दीज है। 11, the phrase one tax one market one nation was coined for। वन टैक्स वन नेशन किसके लिए? जीएसटी के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन आज भी कॉर्पोरेट टैक्स इसके अंदर, आज भी कस्टम ड्यूटी इसके अंदर इंक्लूड रखा नहीं गया। आज भी क्लास इसके अंदर जो पेट्रोलियम है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, अलग से लगता है उस पर, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। Dash refers to contracting out some of activity which were earlier performed by within the country to other country। अपना काम किसी और को देना, आउटसोर्सिंग। क्या होता है क्लास? आउट। ग्लोबलाइजेशन में टिक कर देना, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री विद द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग, जब हम अपने काम का हिस्सा किसी और से करवाते हैं, अपना काम किसी और से करवाते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनवाते हो ना आप किसी और से, उसको आउटसोर्सिंग बोलेंगे। 13, which of the following was a reason for the introduction of economic reform? रिफॉर्म्स क्यों लेके आया गया क्लास? रिफॉर्म्स कब आया था? 1991 में। उस टाइम पे रिफॉर्म्स लाने वाले लोग दो थे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। क्यों लाया गया था रिफॉर्म्स? राइजिंग फिस्कल डेफिसिट, उधार बहुत ज़्यादा था हमारे ऊपर, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, लगभग 1/3 इन्फ्लेशन था, 33%, 30 से प्लस परसेंटेज था, 36% के अराउंड। डिक्लाइनिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा नहीं, जो 36% था वो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर था। 16% तक महंगाई बढ़ गई थी, 16% तक अराउंड जो है महंगाई बढ़ गई थी। डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम था, हफ्ते भर तक का पेमेंट करने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था, गोल्ड रिजर्व नहीं था इतना, गोल्ड बेचना पड़ा, फिर फॉरेन रिजर्व नहीं था। तो ये सारे पॉइंट करेक्ट है, यानी 13 का डी ऑल ऑफ दीज। 14, डैश रेफर्स टू सेल ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इनटू मार्केट। तो इस पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनी को बेचना, यानी क्या होता है क्लास आपका? डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि सरकार अपनी जो कंपनी का एक परसेंटेज ऑफ शेयर बेच रही है, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ अ शेयर, ध्यान रखना यहाँ पे शेयर्स बेचा जाता है, कंपनी के शेयर्स बेचे जा रहे हैं। मान लो सरकार के पास किसी कंपनी के 40% शेयर है, तो 2% शेयर किसी को बेच दिया, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। एक्स लिमिटेड ऑफ पंजाब प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस टू वाई लिमिटेड ऑफ इंदौर। ठीक है, एक्स लिमिटेड जो है वो पंजाब का है, सर्विस दे रहा है वाई लिमिटेड को जो कि इंदौर का है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, जीएसटी। कंजप्शन इंदौर में हो रहा है एमपी में, तो एमपी की सरकार टैक्स चार्ज करेगी। और पंजाब से एमपी बेचा तो दूसरा स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेम स्टेट होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, स्टेट अलग है तो आईजीएसटी लगेगा। तो आईजीएसटी चार्ज बाई एमपी गवर्नमेंट, तो ये तो करेक्ट है क्लास। आईजीएसटी जो है एमपी गवर्नमेंट चार्ज करेगा, क्योंकि एमपी में सर्विसेज कंज्यूम की जा रही हैं, ठीक है, तो करेक्ट है यहाँ पे। बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी चार्ज पंजाब नहीं, एमपी गवर्नमेंट चार्ज करेगी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है 15 का है। व्हेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस क्लास जुलाई 1991, तो ध्यान रखना क्लास, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो अनाउंस हुआ था वो कब अनाउंस हुआ था? जुलाई 1991। बहुत ही सिंपल था, नाम मैंने बता दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे। 17, which of the following statements is not true in respect of devaluation of currency? करेंसी का डिवैल्यूशन हो गया, $1 था 50 रुपए का,
अब $1 हो गया है 70 रुपए का, करेंसी का डीवैल्यूएशन। मोर रुपया रिक्वायर्ड टू बाई 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, आज मुझे $1 चाहिए 70 देना पड़ेगा, पहले 50 देना पड़ रहा था। करेक्ट है। इम्पोर्ट्स आर लाइकली टू राइज, इम्पोर्ट मतलब खरीदना, पहले हम 50 रुपए दे के खरीदते थे, आज हम 70 दे के खरीदेंगे, तो इम्पोर्ट राइज नहीं होगा, इम्पोर्ट फॉल होगा, हम कम खरीदेंगे भैया। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो नॉट ट्रू है। एक्सपोर्ट राइज होगा, बिकेगा ज़्यादा, वो लोग यहाँ पे आएंगे 50 का माल लेके जाते थे पहले, अब वो $1 लेके आएंगे 70 का माल ले जाएंगे, तो उनको इंडिया से सामान खरीदना आसान हो गया, हमारे लिए सेल आसान हो गया, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। इट में रिजल्ट इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सीधी सी बात है क्लास, जब हमने सामान सस्ता हो गया, हमारा रुपया सस्ता हो गया, कमजोर हो गया, तो वो यहाँ से ज़्यादा सामान लेके जाएंगे, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी भी ज़्यादा आएगा। यानी कि ये सारे ऑप्शन करेक्ट थे, लेकिन बी गलत था। और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं सही है, मतलब गलत है, तो बी गलत है। ट्रेड विद टू और मोर कंट्री, दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो बायलैटरल, टू और मोर कंट्री में ट्रेड होता है तो मल्टीलैटरल ट्रेड। ध्यान रखना क्लास, मल्टीलैटरल ट्रेड बोलते हैं इसको। WTO स्टैब्लिश इन ईयर, WTO क्लास 1995 में स्टैब्लिश हुआ था, 1995 164 मेंबर के साथ। आज प्रेजेंटली 164 मेंबर है क्लास, 1995 और 164 मेंबर, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसका पुराना नाम जो था वो था क्लास GATT, 1948 का स्टैब्लिशमेंट है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। उसको रिप्लेस किया किसने क्लास, उसको रिप्लेस किया इसने, यानी कि 19 का डी ऑप्शन करेक्ट है, इसने इसको रिप्लेस किया। लास्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय WTO, WTO कौन सा फंक्शन इसमें से परफॉर्म नहीं करता है? तो सबसे पहला फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट टू एक्सेस ऑल मेंबर ऑफ कंट्री, बिल्कुल हम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, एक ग्रेटर मार्केट एक्सेस हमें देता है। मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, क्लास पीस शांति और सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ये हमें देता है, बिल्कुल करेक्ट है क्लास। नहीं 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 नहीं, पीस सिक्योरिटी नहीं देता है, सेटल करता है डिस्प्यूट अमंग द मेंबर नेशन, ये भी करेक्ट है। देखो यार, इंटरनेशनल ट्रेड में मदद करता है, ट्रेड ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड में हेल्प करेगा, पीस और सिक्योरिटी शांति अमन चैन का काम नहीं है भैया इसका। तो यानी कि 920 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसके साथ हमारा क्लास पूरी तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से देखा, सीखा, समझा, और उम्मीद है क्लास ये चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। कमेंट करके बताना आउट ऑफ 20 कितने नंबर आए। SPC से ऐप डाउनलोड कर लो क्लास, वहाँ पे क्लास आपको प्रीमियम मॉक टेस्ट इको के आने वाले हैं क्लास, और वहाँ पे क्लास आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ के साथ।